हेलो एवरीवन, मैं राहुल मौर्य आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के सभी साथियों के लिए है और आज की क्लास में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़रूरी है। तो इन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने जो पेपर में आ सकते हैं उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी भारत का जो संविधान है जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस संविधान की क्या मूलभूत विशेषताएं हैं। क्योंकि विश्व का कोई भी देश जो लोकतंत्र को मानता है उसके देश में संविधान बताया जाता है कि संविधान का होना जरूरी है, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है जिसमें सरकार के बारे में, नागरिकों के अधिकारों के बारे में और सरकार के अंगों के बारे में और पूरी शासन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से लिखा होता है। तो ऐसे ही भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं में क्या है उसको हम समझेंगे। पहले हमें भूमिका लिखना है। भूमिका में हम क्या लिखेंगे? किसी भी राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि उनके देश में कोई ऐसा वैधानिक नियमों और कानूनों का दस्तावेज हो। हर देश के लिए यह जरूरी है कि उसके देश में क्या होना चाहिए? कोई ऐसा वैधानिक नियमों और कानूनों का दस्तावेज होना चाहिए जिसके तहत वहां की शासन प्रणाली को चलाया जाए। न सिर्फ चलाया जाए, न सिर्फ संचालित किया जा सके, बल्कि वह दस्तावेज समाज के हर एक वर्ग के उत्थान में सहयोग करे या सहायक हो। अर्थात एक ऐसा दस्तावेज हो, एक ऐसी नियम और कानून की पुस्तक हो जिसके जरिए पूरी शासन प्रणाली को न सिर्फ चलाया जा सके बल्कि समाज के हर एक वर्ग के उत्थान के लिए वो हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक भूमिका हो सकती है और समाज के हर एक धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र, भाषा का प्रतिनिधित्व करता हो। क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या है संविधान का? कि लोगों के लिए होना चाहिए, लोगों के अधिकार, लोगों को अधिकार मिले, लोग कभी अपने अधिकार से वंचित ना हो। आमतौर पर इसे ही संविधान माना जाएगा जो लोगों के अधिकारों और सरकार की शक्तियों को स्पष्ट करता हो। अर्थात कम शब्दों में कहा जाए तो संविधान क्या है? लोगों के अधिकारों और सरकार की शक्तियों को स्पष्ट रूप से जो स्पष्टीकरण करने का कार्य करता है वो कौन करता है? संविधान करता है। इसलिए संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि संविधान के अनुसार ही शासन प्रणाली को चलाया जाता है। तो देखते हैं, भारतीय संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं। यानी हमारे भारत के संविधान की क्या मूलभूत विशेषताएं हैं उसको हमें डिफाइन करना है, थोड़ा बड़ा बनाकर, लेकिन उससे पहले हमें कीवर्ड्स में उसे लिखना है कि भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं हैं इसकी संप्रभुता। सबसे पहली विशेषता है कि हमारा जो संविधान है उसने हमें कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संप्रभु है, अर्थात किसी के अधीन नहीं है। वो उसके जो आंतरिक सीमा के भीतर जितने भी निर्णय होंगे वो भारतीय द्वारा लिया जाएगा। तो इसकी संप्रभुता, साथ ही साथ लिखित संविधान, विस्तृत संविधान, साझा शासन प्रणाली का झुकाव। अर्थात साझा शासन प्रणाली का मतलब क्या है? कि हम विकेंद्रीकृत व्यवस्था में हैं। सारी शक्ति किसी केंद्र सरकार के पास नहीं है, शक्तियों का विभाजन हुआ है। यानी संघीय शासन प्रणाली हमारे संविधान की खास विशेषता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, हम देखते हैं कि हमारे संविधान ने क्या किया? हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया। अर्थात जो सरकार होगी वो किसी भी व्यक्ति को जो है किसी भी भेदभाव के बिना अपनी सभी सुविधाएं प्रदान करेगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था, संसदीय मौलिक अधिकार जैसी चीजों के बारे में ये इसकी विशेषता है। तो क्या समझ में आया आप लोगों को कि पहले हमें क्वेश्चन लिखना है और आंसर लिखना है, और आंसर से पहले हमें भूमिका में उन सभी पहलुओं को शामिल करना है जो हम अपने आंसर में लिखेंगे। अब हम इसकी कुछ मूलभूत विशेषताओं की बात करते हैं जिसको हम लॉन्ग में अपने तरफ बना भी सकते हैं, क्योंकि हमें हेडिंग पता हो तो हम आगे लिख सकते हैं। लिखित संविधान, आज के आधुनिक लोकतांत्रिक देशों
जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन की तरह भारत का संविधान भी लिखित है। तो पहली विशेषता हम क्या कह सकते हैं कि हमारे देश का संविधान लिखित है। जैसे बाकी देशों का आधुनिक लोकतंत्र, जो लोकतंत्र पे चलने वाले देश है, जैसे उनका संविधान लिखित है, वैसे भारत का संविधान भी लिखित है। विस्तृत संविधान, विस्तृत मीन्स भारत का जो संविधान है वो बड़ा है, काफी अनुच्छेद है उसमें। भारत का संविधान विश्व का जो है सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। इसके विस्तृत होने का कारण क्या है कि जो है इसके विस्तृत होने का कारण है कि जब संविधान अपनी मूल स्थिति में था तो 395 अनुच्छेद रहे। कितने अनुच्छेद रहे? 395। तो 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों में इसको बांटा गया। तो भारतीय संविधान की मूल विशेषता क्या है कि इसमें 395 अनुच्छेद, मूल अनुच्छेद 395 रहे, 12 अनुसूचियां और 22 भागों में इसको बांटा गया। तो इस तरह से विस्तृत संविधान को दर्शाता है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। लिखित संविधान, विस्तृत संविधान और भारतीय संविधान को तीसरा है विशेषता धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य माना है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य की मान्यता देता है सरकार धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात अपनी सुविधाएं वो समान रूप से हर व्यक्ति को क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। और धर्म की स्वतंत्रता भी मिली है और ये मौलिक अधिकार का भी पार्ट है। 25 से 28 के तहत, अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। यह नागरिकों की मौलिक अधिकार भी हैं। तो क्या स्पष्ट हो रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका वर्णन संविधान करता है। संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका जिक्र है और जो कि भारतीय लोगों का एक मौलिक अधिकार भी है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है? ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को ना मिले तो उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसी को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और मौलिक अधिकार की जो व्यवस्था है वो कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति के सर्वगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। सर्वगीण मतलब चहुमुखी विकास या हर तरफ के विकास के लिए बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान के प्रत्येक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यानी भारतीय संविधान भारत के हर व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आप ये पढ़ चुके होंगे पहले भी, तो इसको आप याद करना है आपको और इसको थोड़ा डिफाइन करके लिखना है। जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, तो इस तरह से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये क्या है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा? मौलिक अधिकार की आत्मा कहा। तो ये हम कर सकते हैं। और ये पांचों जो अधिकार हैं इससे क्या नाम दिया गया? मौलिक अधिकार। तो इसको आपको डिफाइन करना है, अच्छे से पढ़ना है। 14 से लेकर अनुच्छेद तक भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें 14 से 18 तक, जिसमें समानता समाज में स्थापित हो सके। नेक्स्ट देखते हैं हम संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली। अब ये संघात्मक शासन क्या होती है? भारतीय संविधान ने क्या किया? यह स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान ने एक व्यवस्था की जिसमें संघीय शासन होगा। संघीय शासन का मतलब है कि शक्तियां 2 या 2 से ज्यादा स्तरों में बटी होगी, शक्तियां बटी होगी, शक्तियों का विभाजन होगा। तो भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली की झलक हमें देखने को मिलती है और जिसके तहत शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर किया गया है। केंद्र स्तर और राज्य स्तर में शक्तियां क्या हैं? विभाजित हैं। तो ये भी हमारे संविधान की विशेषता हो गई। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था है। ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारतीय संविधान ने क्या किया? विधायिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका को पूरी तरह अलग रखा ताकि लोगों का न्याय पर विश्वास रहे और इसे पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखा। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका से पूरी तरह पृथक रखा और स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय, ताकि ये न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय ले सके।
नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व। ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। देखिए बहुत सारी विशेषता है, हमें बस हेडिंग याद रखनी है और हम उसे लिख सकते हैं, बना भी सकते हैं, बट कीवर्ड्स पता होने चाहिए। नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि भाग 4 में इसका वर्णन किया गया, क्योंकि मौलिक अधिकार संविधान लागू होते ही हर व्यक्ति को प्रदान किया गया, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार रहे जो प्रदान करने की स्थिति में नहीं थी सरकारें, तो उनको नीति निर्देशक तत्व की श्रेणी में रखा गया। आगे चलकर जो है नीति निर्देशक तत्वों को राज्य क्या करेंगे, जब उनकी क्षमता हो जाएगी तो राज्य उन सभी जो है चीजों पर काम करेंगे, उन सभी पहलुओं पर काम करेंगे। तो नीति निर्देशक एक तरह से क्या है, राज्यों को निर्देशित करने वाले जो कानून है या नियम है, राज्य को निर्देशित करने वाले कि राज्य को समाज के और लोगों के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तो नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज में आर्थिक न्याय, यानी इसका मकसद है आर्थिक स्थिति से लोगों को समाज में जो है न्याय हो, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र को दिखाता है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जो सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अति आवश्यक है। तो क्या बताया गया कि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जरूरी है। इसका वर्णन भाग 4 करता है। नीति निर्देशक राज्यों को निर्देशित करता है कि उसे समाज के और लोगों के भले के लिए क्या काम करने चाहिए। इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो देखते हैं मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ा। अगला क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के आपसी संबंधों की व्याख्या कीजिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के आपस में क्या संबंध है। देखिए दोनों ही लोगों के कल्याण के लिए हैं, समाज के कल्याण के लिए हैं, तो दोनों का अपना महत्व है। मौलिक अधिकार जो है उन अधिकारों की हनन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार लागू करती है या नहीं लागू करती, व्यक्ति जो है अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। सबसे बड़ा अंतर यही है इसमें। तो देखते हैं इसको कि मौलिक अधिकार आपको बता चुका हूं कि ऐसा अधिकार जिससे व्यक्ति का सर्वगुण विकास जुड़ा हुआ है, उसके बिना व्यक्ति का चहुमुखी विकास नहीं हो सकता, और ये हर व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। तो भूमिका के तौर पर किसी भी नागरिक को गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अधिकार अत्यंत आवश्यक है। हम भूमिका लिख सकते हैं कि अधिकार के बिना व्यक्ति क्या एक गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने सभी व्यक्तियों के सर्वगुण विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए कुछ मूल अधिकार प्रदान किए हैं ताकि उसका चौमुखी विकास हो सके। सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए राज्यों को निर्देशित करने वाली कुछ नीतियां राज्यों को सौंपी गई है, अर्थात राज्यों को कुछ नीतियां सौंपी गई हैं। उन नीतियों को अपनाकर राज्य क्या कर सकते हैं, लोगों, समाज का और लोगों का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन उस नीतियों को वो लागू करती हैं या नहीं करती हैं, इस संबंध में व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। इन सिद्धांतों को अपनाकर राज्य समाज के में आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो अगर नीति निर्देशक तत्व में लिखी गई बातों पर राज्य चलता है तो उससे समाज में आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकती है, लेकिन ये इस संबंध में व्यक्ति अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। आगे देखते हैं अंतर क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों में आपसी संबंध दोनों ही नागरिकों के उत्थान के लिए आवश्यक है, मौलिक अधिकार भी और नीति निर्देशक तत्व भी। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रावधान रहे जो नीति निर्देशक तत्व का पार्ट थे, आगे चलकर उसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार हम देख सकते हैं, उसमें मौलिक अधिकार की सूची में रखा गया। दोनों ही मौलिक अधिकार चहुमुखी विकास के लिए जरूरी है।
समान काम के लिए समान वेतन, ये व्यवस्था नीति निदेशक तत्व में ये व्यवस्था की गई है कि समान काम के लिए समान वेतन हो, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह लागू नहीं है। हर स्टेट में अलग अलग चीजें हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित मामलों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, जबकि नीति निदेशक सिद्धांतों के प्रावधान को लागू करने के संबंध में अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। यानी मौलिक अधिकार के संबंध में तो हम अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन नीति निदेशक तत्व में नहीं। मौलिक अधिकार का संबंध नागरिकों की स्वतंत्रता से है, जबकि नीति निदेशक का संबंध सामाजिक और आर्थिक न्याय से है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। सामाजिक आर्थिक न्याय की बात नीति निदेशक तत्व करता है और मौलिक अधिकार लोगों को स्वतंत्रता देते हैं कि वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकें, सरकार उस पर जो है किसी भी तरह का बंधन ना लगाए। तो इस तरह से मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व में अंतर है। कुछ और बातें देखते हैं। तो राज्य से नीति बनेगी जिससे सामाजिक न्याय के लिए मेन इसका मकसद क्या है? सामाजिक न्याय, यानी समाज का न्याय। दूसरी चीज है कि राज्य जो भी नीति बनाएगा उससे समाज का क्या होगा? समाज के शोषित, पीड़ित, बुजुर्ग हैं, उनके कल्याण के लिए नीतियां बने। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, इनके सबके कल्याण के लिए नीतियां बने, इनके उत्थान के लिए नीतियां बने। इसका जो वर्णन किया गया है वो नीति निदेशक तत्व में किया गया है। नीति निदेशक सिद्धांतों में अधिक प्रावधान है, साथ नीति निदेशक तत्व में ज्यादा अनुच्छेद हैं, जबकि मौलिक अधिकार में कम अनुच्छेद हैं और काफी प्रावधान किए गए हैं। तो ये अंतर है, आप उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।